गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी थी, आप लोगों ने देखा होगा। जी पीडीएफ पढ़ा था आप लोगों ने? बोलिए, पीडीएफ पढ़े थे? सर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही किया था, मतलब इतना अच्छे से मतलब पढ़ नहीं पाई सर। अच्छा, जो कल नहीं थे वो प्लीज जाके लेक्चर देख लें एक बार और पीडीएफ भी पढ़ लें। कुछ चीज़ें पिछले टॉपिक की हम लोग जो थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कल स्मृति ग्रंथ के बारे में बताया था। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है बताइए? जी सर। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है बताइए? आज हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। सर मनुशक्ति। जी मनुशक्ति, मनुस्मृति। जी सबसे प्राचीन है। तो जो क्लास में नहीं थे कल वो जाके प्लीज जो है पीडीएफ पढ़ लें। सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं, लेक्चर भी देख सकते हैं आप लोग। बाकी आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो हम सब खत्म कर चुके थे, जिसमें उपनिषद था, सूत्र था, आरण्यक था, जी स्मृति ग्रंथ था, छोटे छोटे टॉपिक थे, हम कल सब पढ़ा चुके थे। आज हम लोग बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो है उसको खत्म करेंगे। ठीक है जी सर। बहुत वही टॉपिक है ना इसके बाद, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जी सर। जी सर। तो पीडीएफ से पढ़ेंगे कि व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाऊं? व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं हम। व्हाइट बोर्ड पे ओके, दिखाइए सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल आप लोग शायद क्लास में नहीं थे कल। सर सर मैं ही थी, कोई नहीं था। वही बता रहे हैं कि जी तो मैंने कल आरण्यक पढ़ाया था, उपनिषद पढ़ाया था, सूत्र पढ़ाया था, स्मृति ग्रंथ पढ़ाया था, सठ दर्शन के बारे में बताया था मैंने। यस सर। कुछ चीजें मैंने बताई थी, तो थोड़ा सा वर्बली बोल देता हूँ, आप लोग जान लीजिए। बाकी आप लोग पीडीएफ जो है पढ़ लीजिए, ऐप पे पढ़ा हुआ है, मैंने डाल दिया है। ठीक है। उपनिषद 108 है, इसे वेदांत भी कहते हैं। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर मैंने सूत्र पढ़ाया था आप लोगों को। सूत्र 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है और शुल्ब सूत्र है। स्मृति ग्रंथ पढ़ाया था मैंने, थोड़ा ऐसे बता देता हूँ, बाकी आप लोग पीडीएफ में सारी चीजें लिखी गई हैं, देख लीजिएगा। इसे धर्म शास्त्र भी कहा जाता है स्मृति ग्रंथ को। इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। और कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं, जिसमें विष्णु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, गौतम स्मृति है, नारद स्मृति है और वशिष्ठ स्मृति है। नारद स्मृति में जो है वो गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। ये चीजें मैंने बताई थी। फिर छठ दर्शन मैंने बताया था। छठ दर्शन में कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं,
पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के वाद नारायण या वेद व्यास हैं। व्यास, वेद व्यास जी सर। फिर मैंने रामायण के बारे में थोड़ा ऐसे बता दिया था कि ये भी एक साहित्यिक साक्ष्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। फिर महाभारत को बताया था कि इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी, इसको जय सहता भी कहते हैं। आगे का हम अब चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें बौद्ध साहित्य आएगा। तो वह बौद्ध साहित्य से हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ओके, तो आप लोग डालिए बौद्ध साहित्य। सॉरी, आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में सबसे पहले आता है जातक कथा। जातक कथा बौद्ध साहित्य में सबसे पहले क्या आता है? जातक कथा। इसमें क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की सारी कहानियां हैं। पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जातक कथाएं क्या हैं? के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। उनके पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्योंकि इसको ब्रीफली पढ़ा जाएगा हम लोग बुद्ध धर्म में। ओके, फिर इनका आता है त्रिपिटक। आप लोगों ने शायद सुना हो। त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है ये 3 भागों में, इसीलिए इसको त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 भागों में। कितने भागों में है? 3 भागों में, इसीलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है विनय पिटक। नंबर 2 है सुत्त पिटक। तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक है सर। सूत अधत्ता है, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक कितने भागों में है? 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। लिख लिया?
और ये जी सर। टॉपिक आज खत्म होगा, तो कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू। ओके, रोज नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। एक टॉपिक खत्म होगा, दूसरा टॉपिक, नया टॉपिक रोज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और टॉपिक खत्म होने के बाद तुरंत उसके एमसीक्यू होंगे, या लाइव होंगे, या टेस्ट डाल देंगे हम, आप लोग जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ सब पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, आप लोग उसको भी देखिएगा। सर ओके लाइव ही ले लीजिए ना। ओके ओके, देखते हैं कल एमसीक्यू। आज ये टॉपिक खत्म होगा, फिर हम लोग जितना पढ़े हैं थोड़ा बहुत उधर जो वेद के बारे में पढ़े हैं और ये सब मिला के हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो त्रिपिटक ये 3 भागों में है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों मिला के तीनों को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहा जाता है। ये कौन से साहित्य हैं? बौद्ध धर्म के। तो नंबर 1 डालिए विनय पिटक। विनय पिटक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें बुद्ध द्वारा, इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट, उपदिष्ट लिखा हुआ है पूरा यहाँ, उपदिष्ट। उपदिष्ट मतलब उपदेशित, उपदिष्ट संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। आचार की शिक्षाएं। विनय पिटक क्या है? इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। मतलब विनय पिटक में सरल भाषा में बोले तो इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश और उनकी शिक्षाएं शामिल हैं, ठीक है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा उपदेशित नियम तथा आचार, मतलब कैसे करना क्या है, आचरण क्या होना चाहिए, उसकी शिक्षाएं दी गई हैं। राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने। दूसरा देखते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है? ये सबसे बड़ा तथा सर्वश्रेष्ठ पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म का
शब्दकोश। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहते हैं। लिख लिए? जी सर। सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा था सर्वश्रेष्ठ पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। इसमें सर थोड़ा पीछे करिए। हेलो। जी सर। थोड़ा पीछे करिए सर। ये सबसे बड़ा था सर्वश्रेष्ठ पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहते हैं। कंप्लीट हो गया सर, हो गया। इसमें इसी में सुत्त पिटक में ही इसमें बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। जो उन्हें प्रवचन कहे थे। संग्रह है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवचनों का संग्रह है। हो गया। तीसरा देखते हैं हम, अभिधम्म पिटक। इसमें देखते हैं इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। लिख लिया? अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। जी लिख लिया। ओके। इसी में एक पॉइंट और लिखिए। नोट में नोट करवाता हूँ, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए नोट कहता हूँ कि नोट कर लीजिए आप लोग कि जो विनय पिटक है और सुत्त पिटक है। विनय पिटक एवं सुत्त पिटक इसका संकलन
संकलन मतलब क्या होता है? ये पहले बोला गया था, बाद में इसको संकलित मतलब लिखा था, रखा हुआ था, लेकिन एक पुस्तक का रूप देना उसे संकलन कहा जाता है। इसका संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात हुआ। विनय पिटक एवं सूत्र पिटक, इसका संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात हुआ। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब हुआ था इसका संकलन? 483 ईसा पूर्व में। 83 सब 483 ईसा पूर्व जो है, इसमें महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण मिला ही मिला। साथ ही प्रथम 483 ईसा पूर्व में, सॉरी 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगत भी हुई थी। प्रथम बौद्ध, इसको हम जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि ये बौद्ध संगीत क्या होती है, ठीक है। प्रथम बौद्ध यहाँ थोड़ा ऐसे ही बता दिए हैं कि आप लोग ध्यान रखिए। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ, संगीत 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ। विनय पिटक सूत्र पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत में हुआ था। ओके, नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में हुआ। अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में हुआ। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। सब लिख लिया? जी सर, लिख लिया सर। अशोक वही जो मौर्य वंश का था। हाँ, मौर्य वंश का साम्राज्य वो था, राजा था।
वही अशोक है। आज थोड़ा मेरा तबीयत नहीं सही है, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहे हैं आप लोग। 251 में क्या हुआ था, इसको भी लिख लीजिए। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था ये। तृतीय बौद्ध संगीत ही हुई थी। संगीत तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। अच्छा, एक चीज और लिखिए कि जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का नाम जब लूं तो आप लोग 3 चीजें दिमाग में लाइएगा कि त्रिपिटक कौन कौन से, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, त्रिपिटक। तो त्रिपिटकों का जो भाषा है, त्रिपिटकों की भाषा कैसी है, पाली भाषा। किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली पाली। भाषा में। पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटकों की भाषा क्या है, पाली भाषा है। जातक की भी प्राकृत और पाली भाषा दोनों है, ठीक है। जातक में भी प्राकृत और पाली भाषा दोनों है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग किया था अपने उपदेशों में, ठीक है। लिख लिया इसको। जी लिख लिया। नोट में चौथा पॉइंट देखिए कि नोट में चौथा पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय ये भी एक बौद्ध साहित्य है। अंगुत्तर निकाय जो है, इसमें 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य हैं, कुछ अन्य लिख लीजिए। कुछ अन्य बौद्ध साहित्य के, जैसे दीपवंश है, ये बौद्ध साहित्य का ये दीपवंश, महावंश, कुछ अन्य बौद्ध साहित्य हैं ये, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, ये भी कुछ अन्य जो हैं बौद्ध साहित्य के वो हैं, स्रोत हैं। जैसे दीपवंश है, महावंश है, मिलिंद पन्हो है।
तो हमने क्या पढ़ा? बौद्ध धर्म में, एक बार रिपीट कर देता हूँ, कि जातक कथाएं जिसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं, उसकी भी भाषा पाल है और प्रकृत दोनों भाषाओं में है। फिर हमने पढ़ा त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं और जो नियम बताए गए हैं, आचार की जो शिक्षाएं बताई गई हैं, उसका उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहते हैं। फिर सुत्त पिटक में मैंने बताया कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। फिर अभिधम्म पिटक में मैंने बोला कि यह दार्शनिक सिद्धांत पे आधारित है। फिर जो है त्रिपिटकों में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, प्रथम बौद्ध संगीति में। और अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में हुआ, 251 ईसा पूर्व, जो तृतीय बौद्ध संगीत थी। त्रिपिटकों की भाषा मैंने बताई, जो पाली है। और त्रिपिटकों के अतिरिक्त भी कुछ बौद्ध साहित्य है, जिसमें दीपवंश है, आपका महावंश है और मिलिंद पन्हो है। ओके, आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। पीडीएफ में अपलोड करता हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग बताते नहीं हैं। तो प्लीज एक बार जो आप नोट्स लिखते हैं उसको ही पढ़ लीजिए, तो पूछो, कम से कम रिवीजन जरूरी है। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो ऐसे पढ़ते जाएंगे तो जो पढ़ाया गया है उसको 2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे आप लोग। तो रिवीजन इज मस्ट। सर कुछ पूछ रहे हैं क्या? कौन? कुछ पूछा है क्या आपने? नहीं नहीं, पूछे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो जी। है, जैसे पूछता हूँ तो उसको तुरंत इतना माइंड प्रेजेंट रखिए क्लास में, उसको पढ़िए और जो रिवीजन करिए, जाके घर यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पीडीएफ पढ़िए, एक बार अपने नोट्स पढ़िए, चीज़ें क्लियर हो जी जाएंगी जी। आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो रिवीजन जरूरी है, बिना रिवीजन के काम नहीं होगा। मैं हर क्लास में ही बताता हूँ कि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता है, क्योंकि पढ़ते जाएंगे भूलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे भूलते जाएंगे, 2 दिन याद रहेगा बस। फिर अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जैन साहित्य। जैन साहित्य जैन साहित्य तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। गम। यस, बोलिए। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? सर आगम। आगम कहा जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, जैन साहित्य में, कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक प्रारंभिक इतिहास
कल्प सूत्र, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? इसको लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। नहीं हो सर। गया। जी हो हाँ गया। लिख लो, लिख लो। हो गया? हो गया तो लिखिए। कल्प सूत्र की रचना रचनाकार कौन है इसके? भद्रवाम। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रवाम। भद्रवाह। अब एक और आता है जैन साहित्य का एक, जिसे भगवती सूत्र कहते हैं। भगवती सूत्र कहते हैं इसको। इसमें महावीर के जीवन कार्यों का विवरण है। जीवन कार्यों का भगवती सूत्र में क्या है? महावीर के जीवन कार्यों का वर्णन है। भगवती सूत्र में क्या है? इसमें महावीर के जीवन कार्यों महावीर जैन के का विवरण है। महावीर जो है स्वामी महावीर, उनके कार्यों, उनके जीवन के जो कार्य किए हैं उसका वर्णन दिया गया है। देखिए पुराणों में, जो पुराण हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा जाता है। चरित कहा गया है, लिख लीजिए। कहा जाता है नहीं, ये ज्यादा अच्छा लगता है। पुराणों में जैन साहित्य को क्या कहा गया है? चरित। चरित। जैन साहित्य की भाषा जो है, जो साहित्य मैंने कितने पढ़ाए, जैसे कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, चरित है, आगम है। तो जैन साहित्य के भाषा कौन है? तो किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन साहित्य का भाषा क्या है? आगम। नहीं, भाषा मैंने बोला। मैं
वो तो आगम तो मैंने बोला है कि जैन साहित्य को कंबाइन करके आगम के रूप में जाना जाता है। जैसे भगवती सूत्र को, कल्प सूत्र को, चरित को, भद्रबाण रचित है, इसको मिला के आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य जो है इसकी भाषा प्रकृत संस्कृत तथा अपभ्रंश अपभ्रंश हुआ पाली में है। तो जैन साहित्य को प्रकृत में भी लिखा गया है। प्रकृत का अर्थ होता है कि जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में लिखा गया है। संस्कृत में भी लिखा गया है, अपभ्रंश और पाली में। 4 भाषाएं हैं जैन साहित्य की। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? अब थोड़ा तबीयत नहीं सही जी है सर, मेरी, लिख लिया सर। इसलिए थोड़ा सा कम बोल पा रहा हूँ। कुछ अन्य इसके लिख लीजिए। कुछ अन्य जैन साहित्य में थोड़ा लिख लीजिए। कुछ अन्य जैन साहित्य इसमें आपके आ जाएंगे आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, कालिका पुराण, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, भद्रवाह चरित, सर ये क्या लिखा है? परिशिष्ट पर्वन है, क्या है? हाँ, परिशिष्ट पर्वन लिखा हुआ है। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन और भद्रवाह चरित, ये कुछ अन्य जैन साहित्य हैं। कुछ अन्य जैन साहित्य। सर लिख लिया। लिख लिया? तो हम लोगों ने जैन साहित्य में क्या पढ़ा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इनकी भाषा क्या है? मैंने बताया कि संस्कृत में भी है, प्राकृत में भी है, अपभ्रंश में भी है और पाली में भी है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है उसको हम भद्रवाहों द्वारा रचित है, उस कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और महावीर के जीवन के कार्यों का वर्णन किस सूत्र में किया गया है? भगवती सूत्र में। और पुराणों में जैन साहित्य को क्या कहते हैं? बताइए। पुराणों में जैन साहित्य को क्या कहा गया है? सर पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है। चरित्र कहा गया है।
तो ये आपके जैन साहित्य के प्रकार, मतलब जैन साहित्य हो गए। अब कुछ चीज़ें जो है हमको मौर्यकालीन या अशोककालीन या शुंग वंश उनके बारे में बताता है, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको देख लेते हैं। जैसे अर्थशास्त्र एक साहित्य, कुछ हेडिंग डालिए, कुछ अन्य साहित्य, जिसमें हम लोग एक एक करके दो तीन इम्पोर्टेंट जो है बुक है उसको पढ़ेंगे, किस किसने लिखी है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र। सबसे पहले अर्थशास्त्र, तो रचनाकार कौन है पहले लिख लेते हैं। रचनाकार तो इनको चाणक्य, विष्णुगुप्त, या कौटिल्य। तो अगर आ जाए कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य हैं। रचनाकार ये एक ही लोग हैं, दूसरे नहीं है। उनका नाम है चाणक्य, का नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी है, ठीक है। चाणक्य का दो अन्य नाम और भी है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री। ओके, लिख लिया? जी सर। अर्थशास्त्र का रचनाकार कौन है? चाणक्य। इनके दो अन्य नाम भी हैं, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य तीन आदमी नहीं है, एक है इंसान है, ठीक है। देखिए इसी में अर्थशास्त्र में ही लिखेगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भारत का, अर्थशास्त्र भारत का प्रथम, अर्थशास्त्र भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र लिखा हुआ है तो आप लोग इसको इकोनॉमिक्स से मत जोड़िएगा कि इसमें जीडीपी वगैरह होंगी। अर्थशास्त्र राजनैतिक ग्रंथ है, ठीक है। यहाँ इसका अर्थशास्त्र का अर्थ ये नहीं होता है कि उसका अर्थ जो है जो इकोनॉमिक्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं उससे है, उससे बिल्कुल नहीं है। ये भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ है जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई थी, ठीक है।
सर लिख लिया सर। अच्छा, अर्थशास्त्र में इसमें इस लिख लीजिए, इसमें 15 अधिकरण। 15 अधिकरण मतलब होता है 15 खंड, इसके 15 अधिकरण। इसमें 15 अधिकरण, पाठ या अध्याय जो भी कह लें, एवं 180 प्रकरणों में 180 प्रकरणों में इसमें 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं। प्रकरण लिख लीजिए, इसको हटा दीजिएगा, प्रकरण लिख लीजिए। सर ये क्या है, 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों? हाँ, 180 प्रकरण लिख लीजिए, यहाँ प्रकरणों लिख दिया मैंने, प्रकरण लिख लीजिए, 180 प्रकरण है। दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं। ये इम्पोर्टेंट है जो लिखवा रहा हूं। अर्थशास्त्र शास्त्र का अनुवाद किसने किया था? श्याम शास्त्री हैं, श्याम शास्त्री। अर्थशास्त्र की भाषा क्या है? संस्कृत है। इन्होंने अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? लिख लीजिएगा, हिंदी श्याम शास्त्री ने किया है। अर्थशास्त्र का अनुवाद श्याम शास्त्री ने किया। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। लिख लिया? संस्कृत। लिख लिया संस्कृत, हाँ संस्कृत। जी लिख लिया सर। इससे मतलब अर्थशास्त्र से, इससे हमको मौर्यकालीन समाज, इससे हमको मौर्यकालीन सामाजिक, राजनैतिक, अर्थव्यवस्था, आदि का विवरण मिलता है।
अर्थशास्त्र से हमको क्या मिलता है? मौर्यकालीन सामाजिक, राजनैतिक, अर्थव्यवस्था आदि का वर्णन मिलता है। सर टाइम ओवर हो गया है। ओके ओके ओके, टाइम ओवर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अर्थशास्त्र एक बार पढ़ लेते कि अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो हैं विष्णुगुप्त चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कहा जाता है। इसकी भाषा जो है संस्कृत है। इसका हिंदी अनुवाद श्याम शास्त्री ने किया। और अर्थशास्त्र से हमको मौर्यकालीन समाज, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि का विवरण मिलता है। ठीक है, तो कल आप लोग टेस्ट देंगे, टॉपिक खत्म हो गया है ये। ठीक है, तो कल एमसीक्यू आप कम से कम 15 से 20 मिनट हम लेंगे, उसके बाद फिर आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जी सर। और पीडीएफ अपलोड किए दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।